कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, सिरमौर विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल पटेल जी, साथ ही जिला के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी उपस्थित है। आप सबके बीच में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपसे पूछते हैं। सभी को पत्रकार वार्ता में स्वागत है। 1 वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के पूरे हुए हैं और इन एक वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में जो काम करने की आवश्यकता थी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। चाहे वो औद्योगिक क्रांति लाने के लिए इंडस्ट्रियल समिट रीजनल लेवल पर करने की बात हो, चाहे यूके और जर्मनी में जाके मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करने के लिए वहाँ पर बिजनेस सेमिनार करके मध्य प्रदेश में क्या पोटेंशियल है उसको बताने की बात हो, और चाहे फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त करने की बात। वहीं दूसरी ओर सिंचाई के लिए जो हम लोग का टारगेट था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई को बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर जो पहुंचाया है, उसको आने वाले 5 वर्षों में हमें 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुंचाना है। उस 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुंचाने के लिए 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी जयपुर से पार्वती सिंह चंबल लिंक परियोजना, जो अटल जी जो हमारे देश के एक आदर्श नेता रहे हैं, उनका ये कहना होता था कि देश को समृद्ध करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, 25 दिसंबर को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोगों को ये बड़ी खुशी है कि 1,75,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को लिंक करना और पार्वती सिंध और चंबल को लिंक करके 11 जिले मध्य प्रदेश के उससे लाभान्वित हो रहे हैं। करीब 8 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचेगा और केन बेतवा इसका भी भूमि पूजन की डेट 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने दे दी है, जो छतरपुर में आएंगे। और पार्वती सिंह चंबल के लिए वो जयपुर से करेंगे, जिसमें राजस्थान के गांवों को भी फ़ायदा है और हमारे भी 11 जिलों को फ़ायदा है। कुल मिला के मध्य प्रदेश के 21 जिले में 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। तो जो हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ हेक्टेयर में पानी पहुंचाना, उस दिशा में जो ज़मीन तैयार हुई है इन 1 वर्षों में मजबूती के साथ, वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आज मऊगंज में उन्होंने सीतापुर हनुमना माइक्रो इरिगेशन 5,170 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया है, जिसमें 3 जिले लाभान्वित होने वाले हैं। लगभग 66,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी मऊगंज ज़िले में और 26,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी सीधी ज़िले में, और ऐसे ही करीब 26,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी सिंगरौली ज़िले में। तो ये 3 जिलों में लाभ पहुंचाने वाली योजना का भूमि पूजन मऊगंज से मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस प्रकार अनेकों योजनाएं हैं, चितरंगी माइक्रो इरिगेशन योजना, सिरमौर माइक्रो इरिगेशन योजना, सिमरिया माइक्रो इरिगेशन योजना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विंध्य के आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। त्योथर माइक्रो इरिगेशन योजना, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी प्रेशराइज्ड पाइप टेक्नोलॉजी से 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक एक बूंद का उपयोग करना है सिंचाई के लिए। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर काम करते हुए मध्य प्रदेश के सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर 1 करोड़ हेक्टेयर में पहुंचाकर हम हरित क्रांति भी लाने का काम करने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति हमने आपको बता दी, और हरित क्रांति के लिए ये जो प्रयास है हमारे, ये हमारे लिए सफलता हम सब के लिए संतोष का विषय है। और पर्यटन के क्षेत्र में भी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। पीएम वायु पर्यटन सेवा कल रीवा में
हम लोग भोपाल से आए हैं। तो हम आए हैं PMY सेवा प्लेन से, जो हमको रीवा में उतार के और वो प्लेन चला गया सिंगरौली। सिंगरौली में भी कभी कोई प्लेन उतरेगा, ये एक सपना ज़रूर लोग देखते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, प्लेन नहीं उतरता था। वहाँ एयर स्ट्रिप बन गई और वहाँ पर कल हमको छोड़ के वो प्लेन चला गया सिंगरौली। 1 घंटे बाद देवराज सिंह जी आए फ्लाई बिग से, हम आए फ्लाई ओला से, ये आए फ्लाई बिग से, और इनका प्लेन इनको यहाँ पर उतार के खजुराहो चला गया। तो विंध्य क्षेत्र कैसे, सिंगरौली, खजुराहो और ये सारी चीज़ें, ये हमें हमारे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाने का काम करें। आज मुख्यमंत्री जी को ले जाके हम लोगों ने सरसी आइलैंड का उद्घाटन कराया और वो अभिभूत थे, देख के चमत्कृत थे। बाण सागर के जलाशय में कोई टापू को इस प्रकार से सुंदर बनाया जा सकता है। वहाँ पर 10 कमरे हैं, अभी हेलीपैड बन गया, रेस्टोरेंट है, जिम है, लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब कुछ वहाँ पर है। और वहीं पर हमने कहा कि 50 कमरे और बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि 60 कमरे रहेंगे तो कभी कोई अपने शादी वादी बच्चों की करने के लिए गोवा और उदयपुर क्यों जाए लोग, यहीं पर लोग आएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती तो और कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं। और बांधवगढ़ में इतने टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ से सीधे क्रूज़ में बैठेंगे और 9 किलोमीटर के पानी में यात्रा करके वो इस टापू में पहुँच जाएंगे। मार्कंडे घाट से 3 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी शानदार हाईवे बनाए जा रहे हैं। भोपाल से लेके सागर होते हुए कानपुर तक 7,000 करोड़ के 6 लेन सड़क का जो मंजूरी हुई है। सागर वालों को लगता था कि भोपाल से सागर 4 लेन नहीं है। दमोह वालों तो दमोह तरफ आते थे तो बाईपास नहीं था, फिर सागर से दमोह 4 लेन की सड़क, फिर दमोह से कटनी तक 4 लेन की सड़क। ये चौतरफा जो विकास के लिए पर्याप्त बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें में पहुँचाया है, उसके कारण है। क्योंकि हमारे देश के खजाने में अब ज़रूरी कामों के लिए पैसे की कमी नहीं है। अभी सीधी से रीवा से सीधी जो 2 लेन था, उसको 4 लेन करने की घोषणा गडकरी जी ने की थी जब सुरंग के उद्घाटन के लिए आए थे। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता है कि उसका अलाइनमेंट तय हो गया, भू अर्जन की तैयारी हो रही है, सर्वे शुरू हो गया है। और ये बेला से सिलपरा और सिलपरा से सीधे खामा और खामा से मैसा होते हुए और पूरा ये 4 लेन टनल के उधर सीधी तक और टनल के इधर सिलपरा तक, इसके लिए भू अर्जन का काम शुरू हो गया है। तो हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो घोषणाएं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीधी सिंगरौली रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और जून 25 तक हमारा टारगेट है कि रेवांचल सीधी तक पहुंच जाए, और दिसंबर 25 तक हमारा टारगेट है कि रेवांचल सिंगरौली तक पहुंच जाए, जिससे सीधी और सिंगरौली के लोगों को रीवा में उतर के और फिर गाड़ी से जाने की मजबूरी समाप्त हो जाए। ये विंध्य का जो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया, ऐसा पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी संभावनाएं वहाँ पर तेज़ी के साथ काम शुरू हो गए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है 28 में, तो इंदौर से उज्जैन के लिए 2 नई सड़कें 6 लेन मंजूर हुई हैं, और देवास से इंदौर के लिए भी। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि जब पूरे देश और दुनिया से लोग उज्जैन जाएं तो उनको आवागमन की पर्याप्त सुविधा रहे। भीड़ के कारण लोगों को परेशानी का, जैसे प्रयागराज में तैयारियां हो रही हैं, उसी प्रकार से अभी से उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो गई है। फिर एक वर्षों में आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 70 वर्ष के ऊपर चाहे किसी भी जात के लोग हो, चाहे कोई भी आमदनी हो, कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, सिर्फ उम्र क्राइटेरिया रहेगा। 70 साल के ऊपर को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। इसमें मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पंजीयन हमारे मध्य प्रदेश में हुए, और 70 साल के ऊपर और नीचे सब मिला लिया जाए तो 4 करोड़ मध्य प्रदेश के
ऐसे नागरिक हैं 8 करोड़ में से जो आयुष्मान कार्ड योजना के हितग्राही बन चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 मेडिकल कॉलेजेस का प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है। नीमच, मंदसौर और सिवनी। 400 सीटें हमारी 300 सीटें मेडिकल की बढ़ी है। अब मध्य प्रदेश में आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज सरकारी 17 है और 13 प्राइवेट है। उनको मिला लें तो हमारे यहाँ करीब 5000 MBBS की सीटें हैं। और मोदी जी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में हमें MBBS की 75,000 सीटें बढ़ानी है। इसलिए बढ़ानी है कि यदि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जो डॉक्टरों की कमी का रोना है वो हमें डॉक्टर ज़्यादा तैयार करके उसको दूर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनेंगे तभी तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये पहले तो जब हमारी सरकार बनी थी तो 5 मेडिकल कॉलेज थे, आप लोग को ध्यान रखना, आज 17 हो गए हैं। अगले साल सिंगरौली, श्योपुर और राजगढ़ भी शुरू होगा। उसके अगले साल 5 और शुरू होंगे, बुधरी से लेके और कई दमोह वगैरह में। तो 8 हमारे और आ जाएंगे शासकीय, तो 17, 8, 25 हो जाएंगे अगले 2 वर्षों में। और अगले 2 वर्षों में हमारी कोशिश है कि जैसे पन्ना है, कटनी है, टीकमगढ़ है, सीधी है, यहाँ पर 12 मेडिकल कॉलेज, एक शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 13 मेडिकल कॉलेज हम निजी पूंजी निवेश PPP मोड में, उनको टेंडर हमने निकाल दिया है और वो 13 वो आ जाए और 25 हमारे, 25 और 13 कुल मिला के 38 हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में और भी जहां आवश्यकता होगी करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जो अभी हमारी 5000 की MBBS की सीटें हैं वो बढ़ के 8 से 10,000 हो जाए आने वाले 5 वर्षों में, जिससे कि मोदी जी का 75,000 बढ़ाने में हम अपने मध्य प्रदेश से कम 5,000 सीटें बढ़ाकर हम दें उनको, जिससे कि वो 75,000 के टारगेट को पूरा कर पाए। इसमें भी मध्य प्रदेश ने 1 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 40,000 पद हमने स्वीकृत किए, आउटसोर्स वाले भी हैं उसमें। और PSC में आपने देखेंगे कि 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल में भी 3,000 डॉक्टरों की भर्ती के। और IPHS नॉर्म्स होता है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 12 भारत सरकार जो जारी करती है, उसमें हमने ये निकाला है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने व्यक्ति होने चाहिए और कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना होना चाहिए, कितने हैं, सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और उसमें उसके गैप एनालिसिस करके उतने पदों को मंजूर करके और भर्ती करने वाली एजेंसियों को मार्ग पत्र इशू हो गए हैं। और ऐसे सारे विभागों को मिला लिया मध्य प्रदेश में तो 1 लाख पदों की भर्ती के लिए PSC और कर्मचारी चयन मंडल को मार्ग पत्र इन 1 वर्षों के अंदर हम लोगों ने इशू करने में सफलता प्राप्त की है। जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, हर क्षेत्र में पर्याप्त मानव संसाधन मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने के लिए और योजनाओं को तेज़ गति से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हो सके। राम वन गमन पथ 1450 किलोमीटर को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से कृष्ण पाथे, भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े थे उसको विकसित करेंगे और भगवान कृष्ण के चरण मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पड़े थे उसको विकसित करेंगे। ये पर्यटन के क्षेत्र में किया जाने वाले महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि देश संपन्न हो रहा है। अब टूरिज़्म के लिए यदि हमारे यहाँ पर्याप्त टूरिज़्म के स्कोप है तो उसको पहचानना, उसको विकसित करना और वहाँ पर लोगों को उसके महत्व को बता के उनको आमंत्रित करना, जिससे वहाँ फुटफॉल बढ़ जाए, पर्यटन शुरू हो। और पर्यटन जब शुरू होता है तो वो भी रोज़गार बढ़ाने में भी मदद करता है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है और उससे गरीबी बेरोजगारी को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब रीवा में आप देखो, ये इको पार्क पड़ा हुआ था आंसू बहाता हुआ, लेकिन आज वहाँ पर लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं और
खुश हो रहे हैं, रिवर फ्रंट बन रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश में जब कृष्ण पाथे बन जाएगा, राम वन गमन पथ बन जाएगा, सरसी टापू बन गया, ऐसी मध्य प्रदेश के वो तमाम महाकाल लोग बनने के बाद आप देखिए कि अभी सर्वे आया था कि मैक्सिमम टूरिस्ट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ गए, तो उसमें नंबर 1 के स्थान पर उज्जैन के महाकाल बाबा का स्थान था। इतने ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ बढ़ गए कि पहले वहाँ होटल नहीं चलते थे। आधे जो लोग सिंघर्ष में होटल खोल लिए थे वो बंद करने की स्थिति में पहुँच गए थे। अब वो तो फुल रहते ही हैं, नए नए होटल बन रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री को बल मिलता है और टूरिज़्म बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो इसलिए हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति तीनों मध्य प्रदेश में आ जाए, इसके लिए जो कुछ भी काम किए जा सकते हैं उस दिशा में काम को आगे बढ़ाने में हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी स्टैंडर्ड बढ़े, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा में मंत्री रहे हैं तो उनको उन्होंने ये एक इनोवेटिव नवाचार किया कि हम अपने हर ज़िले के एक कॉलेज को चुनेंगे, उसको पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, उसमें प्रोफेसरों की भर्ती करेंगे अलग तरीके से और एक स्टैंडर्ड वहाँ मेंटेन करके लोगों को ये लगे कि हर ज़िले में एक ऐसा कॉलेज है जो जिसका स्टैंडर्ड, जैसे कई विद्यालय हैं लेकिन केंद्रीय विद्यालय का अलग स्टैंडर्ड है, उसी प्रकार से कॉलेजेस में भी कई कॉलेज हैं लेकिन एक कॉलेज को ऐसा बनाए और फिर उस मॉडल पर बाकी कॉलेजों को बेहतर करने की दिशा में, तो इसलिए पीएम श्री कॉलेज का शुभारंभ भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था भी की गई है। ये जो मैं निवेश की बात आपसे कर रहा था कि जितने भी अभी प्रयास हुए, रीवा में RIC हुई, आप सबने देखा, ऐसे शेडोल में होने वाली है, बाकी 10 संभागीय मुख्यालयों में, और मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता में रोड शो किए गए थे। इन सब को मिला लें तो 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी से इसमें मोहर लगेगी। तो 2024 से लेकर तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी चाहे वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, 19,212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 1,29,00,000 लाडली बहनाओं में जनवरी 24 से अब तक राशि का अंतरण किया गया है। मतलब जो पहले हुआ था वो अलग है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद जनवरी, लोग कहते थे कि लाडली बहना चुनाव के बाद ये बंद कर देंगे, चुनावी है, तो जनवरी 24 से लेके अभी तक 19,212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाडली बहनाओं के खाते में डाला गया। रक्षाबंधन में बहनों को 250-250 रुपये के अतिरिक्त नेग की राशि दी गई बहनों को, तो भाई के द्वारा दी जाती है। 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपये गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए भी वर्ष 24 में 715 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी जो हमारी बहनें हैं और ख़ास तौर से और लाडली बहनों को भी इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि उज्ज्वला गोल्स वाली तो सब लाडली बहना है, लेकिन सारी लाडली बहना उज्ज्वला वाली नहीं हो सकती, तो पूरे लाडली बहनाओं को ले लिया। और 400 यदि गैस सिलेंडर 800-900 रुपये जो भी है, तो उसमें 450 रुपये दे के उनको सब्सिडाइज़ किया है कि ये उनको एक राहत मिल सके। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक बालिकाओं को 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि दी गई है। महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 MSME इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का ये मदद दी गई है। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम हुआ है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, तो ये नाम का परिवर्तन भी किया गया है। उससे एक हमारी भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना का जो एक बड़ा अभियान हमारे देश में इस बात को लेकर चल रहा है कि सिर्फ भौतिक विकास पे ही हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे,
भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को और संरक्षण और संवर्धन करने की ज़रूरत है। उसी दिशा में विश्वविद्यालयों को कुलगुरु बनाया गया। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण दिया गया। 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इस प्रकार से ये नवाचार हुए हैं। गीता जयंती पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। वो भी अध्यात्म को महत्व देने वाला विषय है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने गौरवशाली इतिहास से हमारी नई पीढ़ी जुड़े, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें से तीसरे नंबर पर पहुंचेगी, फिर 1 नंबर पर पहुंचेगी। तो आर्थिक विकास कभी कभी हमें गलत दिशा में भी ले जाता है, लेकिन यदि हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो गलत दिशा में पीढ़ी न जाए। इसके लिए एक सनातन और अध्यात्म इस दिशा में लोगों का रुझान बढ़े, इसके लिए सरकार सारे वो जरूरी काम कर रही है जिसकी आवश्यकता है। राम जन्मभूमि भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी बहुत इसीलिए ज़रूरी था कि हम राम और कृष्ण को जानें और उनसे जुड़े। उनसे दूर करने का जो कुप्रयास पिछले वर्षों में सरकारों के द्वारा किया गया, उससे कहीं न कहीं हमारा नुकसान हुआ है। उस नुकसान से सबक लेके हम लोग उस दिशा में भी भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी पिछले 1 वर्षों में कई कार्यक्रम चला रही है। गौ संरक्षण संवर्धन वर्ष साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सड़कों में घूमती हुई गौ माताएँ, ये हमारे लिए चिंता की बात है, और इसलिए गौशालाएँ बने, गौवंश वन विहार बने, और उसमें बड़ी संख्या में जब तक उनका जीवन है उनको रखा जाए, उसके गोबर और गौमूत्र से उत्पाद बनाए जाएं। टाइगर रिजर्व की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश टाइगर और चीता स्टेट बन गया है। कानून व्यवस्था के मामले में भी विशेष जनजाति के युवाओं को सेना और सैनिक बलों में करने के लिए जरूरी कार्य किए गए हैं। बाकी विषय लगभग सभी आपको बता दिए गए हैं। बाकी ये जो हमारी उपलब्धि का ये पत्रक है, ये भी आप सबको दिया जा रहा है, जिसमें अधोसंरचना केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी मध्य प्रदेश के रूप में देश में पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाओं में मध्य प्रदेश ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी टीम को लगाकर और नंबर 1 के स्थान को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और अब 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण अभियान नाम है, जन कल्याण अभियान अब चलाया जाएगा, जिसमें फिर से आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर नगरों में, वार्डों में शिविर लगेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में शिविर लगेंगे, और जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, संबल योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी स्वामित्व योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना से जो हितग्राही हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। और जो हितग्राही नहीं बन पाए हैं, वो यदि हितग्राही बनने के लिए अपना आवेदन देंगे तो उसकी भी जाँच की जाएगी। जो भूमि है उनको पट्टा देंगे, जिनके पास पट्टा है उनको प्रधानमंत्री आवास देंगे, और योजनाओं में जिनका नाम छूट गया है, स्वरोजगार योजना से संबंधित कोई यदि स्टार्टअप, स्टैंडअप नौजवान कुछ करना चाहता है, पीएम स्वनिधि योजना में यदि किसी का नाम नहीं आ पाया है और नाम जुड़वाना चाहता है, तो जन कल्याण अभियान का ये जो पखवाड़ा चलेगा महीना 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, इसमें पूरे प्रशासन को, पूरी मशीनरी को जनता के बीच में पहुंचाने का काम भी करने का निर्णय लिया गया। कुल मिला के 1 वर्ष हम लोगों के लिए संतोष का विषय रहा है कि जिन जिन चीज़ों के लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें, आज हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, 5 वर्षों में इसको डबल करना है।
3.25 का 6.5 7 लाख करोड़ करना है। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों में मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी बना रहे हैं। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश मोदी जी के नेतृत्व में तभी बनेगा जब हर राज्य अपने प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। तो सारे राज्यों की बड़ी हुई इकोनॉमी देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सफल होगा और हम तीसरे नंबर के अर्थव्यवस्था बन जाएंगे पूरी दुनिया में। तो उस दिशा में मध्य प्रदेश कोई कसर छोड़ नहीं रहा है और 1 वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का उपलब्धियों से भरा रहा, जो हम लोगों के लिए संतोष का विषय है। धन्यवाद। सपना दिखाया तो वो क्या पूरा हो पाए? कांग्रेस चुटकी ले रही है इस पर। कांग्रेस हवाई जहाज अजय सिंह राहुल मतलब ये लोग, मुद्दा ये है 999 रुपये में देखा हमने, कुछ लोगों ने हमें 1232 रुपये का टिकट दिखाया था, तो उसमें जीएसटी और कुछ टैक्स जोड़ने के बाद वो 1232 हो जाता है। फिर आजकल शुरू के हैं डायनेमिक फेयर शुरू में आप टिकट ले लोगे तो आपको 900 रुपये में 99 में पड़ेगा, टैक्स अलग जुड़ेगा, और यदि कुछ दिनों के बाद आप लेते हो तो फिर वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए ये स्थिति आई है। और लेकिन ये चुटकी लेने का अधिकार उनको नहीं है जिन्होंने सड़कों की दुर्गति कर दी थी, जिन्होंने रेलवे लाइन के विस्तार के लिए सिंगरौली तक कभी बजट लाने के लिए प्रयास नहीं किया, और हवाई अड्डा तो प्रदेश और देश के कोई भी विमानन विभाग का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था कि रीवा में हवाई अड्डा भी बन सकता है। तो इनको तो कम से कम ये कहना चाहिए कि ठीक है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो लोग एयरपोर्ट अच्छा क्यों खुल जा रहा है, इसका क्या जवाब है उनके पास? हमारा तो पूरा प्लेट जब ये आए तो फुल था, हम जब गए तो फुल था। तो लोग क्योंकि उड़ान स्कीम पे कितना भी 2000 का भी टिकट यदि लगता है तो लोगों को बहुत अखरता नहीं है। 999 तो एक बहुत ही खुशी की बात थी, तो शुरू के 5 टिकटों में वो 999 ही लग रहा है। रीवा से खजुराहो है 999। हाल में अभी झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, काफी मासूम मारे गए। तो अभी जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया, उसमें फायर इक्विपमेंट उतने बेहतर नहीं, सिलेंडर हर जगह ज़्यादा दिखते हैं, तो उसमें करता है नहीं। फायर सेफ्टी के लिए जो जैसा सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है उसमें अभी संजय गांधी में एक आपदा प्रबंधन के लिए वर्कशॉप भी हुआ था। उसमें और क्या उसको बेहतर किया जा सकता है, न सिर्फ अस्पताल में बल्कि पूरे रीवा में आपदा आए और उसके बाद तुरंत क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो स्टडी करने की हमने उनको बोला है कि आप लोग एक रिपोर्ट बना के दीजिए जिससे कि उसकी व्यवस्था यहाँ पे कर सकें। क्योंकि हालांकि अब तो बाढ़ की संभावना यहाँ नहीं है, क्योंकि नीचे हम लोगों ने नदी को चौड़ा किया है, नहीं तो पहले हर 8-10 साल में यहाँ बाढ़ आती थी। तो उस समय आपदा प्रबंधन के लिए भी हम लोगों ने कई बार ऐसा लगता था कि और बेहतर होना चाहिए। तो आपका सवाल अच्छा है कि ये रिपोर्ट जो अभी वर्कशॉप हुई है, मध्य प्रदेश में पहली वर्कशॉप यहाँ पे कराई थी, उसके रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्टेप उठा लेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो नई फर्म अभी निस्तारण कर रही है बायोमेडिकल वेस्ट का, वो 2 रेट ले रही है जो नर्सिंग होम है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, इस पर क्या करेंगे? अब इसकी तो जानकारी हमको नहीं हो, तो जो भी नॉर्म्स होंगे, जो नियम कायदे होंगे उसके आधार पर तय होता है, और जो उसके आधार पर नहीं करता, वायलेशन करता है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होती है। सर, ये धान इस प्रकार के सवाल के जवाब हमारे लिए देना कहाँ संभव? भैया सरकार जो है ये कभी रिपोर्ट आई कि वो लगातार कर्ज में जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का कर्जदार बन रहा है इस सरकार। देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। भारत सरकार ने राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3% सीमा के अंदर कर्ज लेने को बेहतर माना है, मतलब उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है। 3% तक का कर्ज यदि आप नहीं लोगे तो आप अधोसंरचना और पूंजी ढांचागत व्यय करने में पीछे हो जाओगे, आपका प्रदेश पीछे हो जाएगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% के अंदर आपको ब्याज लेके अपने प्रदेश के जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की मांग को पूरा करना है। मध्य प्रदेश ने जो कुछ भी कर्ज लिया है 3% की सीमा के अंदर लिया है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा रहे हैं। सर, ये धान खरीदी तेजी से हो रही, सरकार खरीद रही है, उठान न होने की वजह से किसान परेशान है, इसके लेकर
लेकिन जल्दी परेशानी दूर हो जाएगी, सब व्यवस्थाएं हो रही है। तेज़ी के इतना धान का उत्पादन हुआ है कि आप ये मानिए कि कितनी अच्छी व्यवस्था रही होगी हमारी सरकार की कि धान का उत्पादन, धरती से दौलत पैदा हो रही है। यही तो सपना था हमारा कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाएंगे और धरती से दौलत पैदा करेंगे। सर ये मिला आपका सवाल इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हम धरती से दौलत पैदा कर रहे हैं। सर ये मिला और ये प्रशासन के बात नहीं बन पा रही, शायद इसके साथ नहीं। राइस मिलर्स के बीच कुछ वो हो गया है, समाधान हो गया। राइस मिलर की पिछले कैबिनेट में जो अपग्रेडेशन की राशि को लेके उनकी डिमांड वो कैबिनेट ने पूरी कर दी है। 20% प्रतिदान पर 50 रुपये की मांग थी, उसको 40 किया है, और 60% प्रतिदान पर उनकी मांग 150 की, उसको 140 कर दिया है। आप एक साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं भाजपा मतलब के, और 16 तारीख को कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि आपने जो वादे किए थे किसान से, युवाओं से, वो पूरे नहीं। विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा देखिए ऐसा है कि उनको कुछ करना है तो कर रहे हैं, बाकी उनको भी मालूम है कि उनका ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि हर बार कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, तो हर बार उनकी सीटें घट जाती हैं। वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, और पहले जितनी सीटें थी उतनी भी नहीं रह जाती। तो अब उनको कम से कम इतना तो करनी दीजिए कि धरना प्रदर्शन तो करते रहें। सर महिला अपराध और सर हेल्थ सेक्टर में भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिकों से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? प्राइवेट प्रैक्टिस लगातार जारी है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग का परसेंटेज आधा हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कोशिश ये होने वाली है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके अंदर आने वाले जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें डॉक्टर और सामुदायिक में जो डॉक्टर हैं, जैसे 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, 3 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और 5 यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो 5 मेडिकल ऑफिसर हो गए। तो ये 6 और 3 9 और 5 14। हमने कहा इन 14 डॉक्टरों की हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम डॉक्टर कॉलोनी बनाएंगे, जिससे कि उनके सबके बच्चे वहाँ रहें, परिवार वहाँ रहें, और उनको एक माहौल दिखे। डॉक्टर कॉलोनी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, यदि हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तरह बनाना है तो इस दिशा में जो सुझाव आते हैं, जैसे आपसे भी आए, आखिर कैसे हम क्या करें कि ये डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं। तो डॉक्टर MBBS करके और PG करके भी तैयार होते हैं, तो उनको नगरीय सुविधाएं और थोड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम मिलना चाहिए। सड़कें हमारी अच्छी हो गई, 24 घंटे बिजली भी हो गई, बाकी भी जो सुविधाएं, जैसे एयरपोर्ट बनाने के लिए हम लोग इसलिए ज़्यादा सक्रिय हुए कि सुपर स्पेशलिटी बना, तो डॉक्टरों को लाने के लिए जब दिल्ली और बम्बई में जाके रोड शो किया तो उन्होंने पूछा कि एयरपोर्ट है क्या रीवा में। हमने कहा रीवा आइए, तो कहीं एयरपोर्ट है क्या रीवा में, डॉक्टर की बिल्डिंग है क्या वहाँ पे रीवा में, डॉक्टरों का आवासीय क्वार्टर। तो फिर ये लगा कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करेंगे तो फिर इनको बुलाना आसान हो जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ये करेंगे। सर इसके बावजूद डॉक्टरों की कमी अभी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है और संजय गांधी में भी है। देखिए पूरी तरह से परफेक्ट हो गया ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन 4 किडनी ट्रांसप्लांट हमारे रीवा में हुए हैं। पिछले दिनों प्रयागराज के एक डॉक्टर हमारे साथ आए थे हवाई जहाज़ में, जब हमें बताया कि आज 2 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं तो कह रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट आपके यहाँ हो रहा, प्रयागराज में नहीं हुआ। तो 4 किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये जो एंजियोप्लास्टी होती है ना, ये 8 से 10 पर डे हो रही है। अब वो मशीन, डॉक्टरों ने कहा कि साहब ये मशीन कभी कभी ब्रेक डाउन होती है तो हमें डेली 10 आदमी बाहर भेजना पड़ता है। तो अभी 8 करोड़ की एक नई मशीन कैथ लैब पैरेलल स्टैंड बाई मंजूर किया हमारी सरकार ने, और वो मशीन 1 महीने के अंदर आ जाएगी। तो अब रीवा में 2 मशीनों से कैथ एंजियोप्लास्टी हो। सर मशीन चलाने वाले नहीं है, इस चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है। तो 8 से 10 कैसे हो रहा है आप जाके पता कर लो। यदि चलाने वाले नहीं तो हम और आप थोड़ी चला रहे हैं। चलिए आप सब का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,